गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 2 में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तात्कालिक या ताक्षणिक दर, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसको आप फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन में आप लोग पढ़े हुए हैं। 11th में जब फिजिक्स का अंतर्गत ये आया होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि किसी इंस्टेंट पर यानी किसी क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है। किसी निश्चित समय को, या हम कहें कि किसी क्षण को, उस क्षण पर अभिकारक के सांद्रता या उत्पाद के सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? जैसे कि आप पहले एक एग्जांपल समझें। यहां पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि किसी निश्चित समय या क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को तात्कालिक दर या ताक्षणिक दर कहते हैं। इससे पहले इसको समझने के लिए आप ये समझें कि मान लीजिए कि अभी हम केमिस्ट्री के अनुसार नहीं देख रहे हैं, एक जो जनरल मोशन होता है, जनरल एक बाइक ड्राइव जैसे कर रहे हैं, और यहां से यहां की दूरी है 20 किलोमीटर, और इसको आप ये दूरी तय करने में लगा 60 मिनट। तो आपका जो एवरेज स्पीड है, ये तो आप पिछले लेक्चर में आप ज्ञात किए थे कि एवरेज स्पीड क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आपसे पूछा गया कि एक पार्टिकुलर यानी किसी क्षण, किसी निश्चित समय पर, एक निश्चित बिंदु पर आपकी गाड़ी का स्पीड क्या है, आपकी गाड़ी का उस समय स्पीड क्या है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ही आप यदि कैलकुलस, इस समय मैथ में चल रहा है, मैथ का टॉपिक जो है वो इस समय कैलकुलस ही चल रहा है, आप लोग यदि किसी पार्टिकुलर समय जो कि मोशन में है और उस मोशन में रहते हुए हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित समय पर, किसी निश्चित क्षण पर आपको यदि स्पीड निकालना हो, तो वैसी स्थिति में हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपका जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो ये मोशन में है, ये आगे की ओर जा रहा है, और किसी निश्चित समय पर ज्ञात करने में हो सकता है ये थोड़ा सा आगे हो या थोड़ा सा पीछे हो। तो हम जितना छोटा समय लेंगे, मान लीजिए ये t है, हम जितना छोटा समय लेंगे, यहां से यहां तक का समय ले लें, तो ये छोटा सा समय, जितना ही छोटा समय होगा उतना ही आपका ये एक्यूरेट वैल्यू आएगा, और यही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्कालिक दर। आप डायरेक्ट इस पॉइंट को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि ये मोशन में है, ये रुका हुआ नहीं है, ये हमेशा जैसे फैन चल रहा है और आपको पूछा जाए कि इसका एक जो पंखी है वो किस दिशा में है, तो निश्चित रूप से आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बताएंगे वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका जो बाइक है, ड्राइव कर रहे हैं तो मूव कर रहा है, और आपसे एक पार्टिकुलर समय पर पूछा गया, तो आप जितना छोटा समय अंतराल लेंगे उतना ही अच्छे से आप इस इंस्टेंटेनियस रेट को ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? लिमिट का। आप लिमिट पढ़ रहे हैं कैलकुलस में, तो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया होगा कि लिमिट
का अर्थ क्या होता है, सीमा, उसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज मोशन में हो और एक पार्टिकुलर समय पर ज्ञात करना हो, तो वैसी स्थिति में हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं, जैसे यहां पर हम ले लेंगे t टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट का मतलब वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसके इर्द गिर्द है। यदि लेफ्ट साइड में रहे तो माइनस में वैल्यू होता है, यदि आगे रहे तो प्लस में रहता है। लेकिन जब हम उस पर हम कोई साइन नहीं देते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों को इंडिकेट करता है। तो इतना तो समझ गए कि तत्कालिक या ताक्षणिक दर ज्ञात करने के लिए आपको लिमिट का प्रयोग करना है। तो चलिए बच्चों, आपको तो इतना तो पता चल गया कि क्यों हम इसमें लिमिट के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये मोशन में है, ये मूव कर रहा है और एक छोटा सा पार्टिकुलर टाइम पे ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसको हम लिमिट के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। जैसा कि कोई रिएक्शन है अभिकारक से बदल रहा है प्रोडक्ट में, अभिकारक से प्रोडक्ट में, तो तत्कालिक दर क्या होगा? यहां पर ये क्या हो गया, अभिकारक, ये हो गया आपका अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये हो गया उत्पाद, ये हो गया P फॉर प्रोडक्ट और ये R फॉर रिएक्टेंट। तो आपका तत्कालिक दर का फॉर्मूला क्या होगा? तत्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 औसत दर। औसत दर ही लेंगे, लेकिन वो लिमिट क्या रहेगा, t टेंड्स टू 0, यानी कि ये तो फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ किस चीज का, तत्कालिक दर का। किस चीज का हुआ, तत्कालिक दर का। अब हम लोग इसी पर ज्ञात करते हैं कि आपका मेन फॉर्मूला क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बच्चों, मेन फॉर्मूला आपका क्या प्राप्त होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है अभिकारक, वो हमेशा क्या होगा, विलुप्त होगा, यानी कि उसकी सांद्रता घट रही है, और उत्पाद क्या होगा, वो बन रहा है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला यदि देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि अभिकारक के विलुप्त होने का दर, यानी कि R इंस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस, क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ही ज्ञात करना होता है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 और औसत दर क्या हो जाएगा, उसको ध्यान दें। तो आपको पता है कि अभिकारक के लिए यदि ले रहे हैं तो ये माइनस में वैल्यू है, क्योंकि इसकी सांद्रता घट रही है, माइनस, और अभिकारक के लिए आपका जो औसत दर है वो क्या है, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा R की सांद्रता अपॉन डेल्टा T।
लिमिट t टेंड्स टू 0 औसत दर हो गया। बस आप ये फॉर्मूला याद रखें। औसत दर तो पिछले लेक्चर में पढ़े ही हैं, वो आप ज्ञात ही कर सकते हैं। तो अब इसके आगे वैल्यू क्या होगा? जब लिमिट t टेंड्स टू 0 लिए हैं तो यही डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट लग जाता है और ये बदलता है माइनस, चूंकि माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस में हुआ, माइनस dr अपॉन dt। d ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस डी आर का कंसंट्रेशन यानी अभिकारक की सांद्रता अपॉन dt। ये डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट इसके आगे लगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का डी आर अपॉन dt। ये चिन्ह क्या सूचित कर रहा है? सांद्रता को। तो लिमिट जब लिए तो यही आगे चलकर अवकलन, इसका अवकलन कर दिया जाए तो ये आपका वैल्यू आ जाता है अभिकारक के विलुप्त होने का दर। आप ध्यान रखना, यदि आप कैलकुलस में आगे नहीं पढ़े होंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला आता है। आप ये मत सोचना कि ये कैसे आया, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है कि लिमिट t टेंड्स टू 0 है तो ये आगे चलकर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट dr अपॉन dt हो जाता है। यदि कैलकुलस में अभी पॉइंट नहीं आया होगा आपका तो निश्चित रूप से आगे आने वाला है और उसमें आप देखेंगे कि क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। हो सकता है कि आप कैलकुलस में अभी ये पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से ये आगे के अभी लेक्चर में आपके कैलकुलस में आएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है कि dr अपॉन dt। ठीक इसी प्रकार बच्चों यदि हम देखें दूसरा, ये तो देखें अभिकारक के विलुप्त होने का दर। यदि हम देखें उत्पाद के बनने का दर यानी कि R इंस्टेंट ये भी है तो ये क्या हो जाएगा? आप इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखें, लिमिट t टेंड्स टू 0 और औसत दर है तो उत्पाद के संदर्भ में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? औसत दर का प्लस चिन्ह रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा डेल्टा P का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत बच्चों? और ये डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा और ये हो जाएगा डी P का कंसंट्रेशन dP अपॉन dt। ये आपका जो डेल्टा है वो ध्यान रखना जरूर, डेल्टा जो साइन है वो हट जाएगा क्योंकि इसीलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया हुआ है। उसके आते ही ये जो डेल्टा है वो हट गया है। तो आपका फाइनल फार्मूला क्या बना तत्कालिक दर के लिए? अतः तात्कालिक दर के लिए R बराबर माइनस dr अपॉन dt बराबर dP अपॉन dt। इसको ध्यान रखना। R क्या है? रिएक्टेंट, यानी कि माइनस किसके आगे लगा हुआ है? अभिकारक के लिए। इसके आगे माइनस नहीं लगा है। माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है ये आप पहले जान चुके हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि कैसे सांद्रता घट रही है। अब हम लोग देख लेते हैं अभिकारक के दर की इकाई, अभिक्रिया की दर की इकाई। अभिक्रिया के दर की इकाई, क्योंकि आगे इसका उपयोग आएगा। अभी तक तो इसका हम यूनिट नहीं देखे थे। तो दर बराबर यदि देखें
तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? आप देखें, अभिक्रिया के दर के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो हम लिख सकते हैं कि सांद्रता अपॉन समय। तो सांद्रता का मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। ये हो गया मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर सांद्रता का, और समय का सेकेंड। टी नहीं लिखना है, समय सेकेंड। तो इसका फाइनल मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आप ध्यान रखिएगा, किस चीज का मात्रक है बच्चों? तो अभिक्रिया के दर का, चाहे वो इंस्टेंटेनियस रेट हो या आपका एवरेज रेट हो, औसत दर हो। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों देख लिए। औसत दर पिछले लेक्चर में देखे थे, और ये है इंस्टेंटेनियस रेट। आप यहां पे ध्यान रखना, औसत दर तत्कालिक दर बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0 औसत दर। औसत दर आप पहले पढ़ चुके हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू रखें, और इसका ये फॉर्मूला होता है -dr/dt। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से इस पर क्वेश्चन भी आसानी से आपसे बनने लगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका ये जो मात्रक है, इकाई है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, हम अभी ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले अभी हम लोग इसको समझेंगे कि स्टाइकियोमेट्री अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का दर या वेग। स्टाइकियोमेट्री यानी कि उसके साथ, जैसे ये समीकरण है, इसके पास कोई जो संतुलित करने के लिए जो मोल, उसकी जो मोल यानी कि मात्रा लगा हुआ है, यदि वो हो तो हम किस प्रकार उसको हैंडल करेंगे। जैसे कि यदि इस प्रकार का समीकरण है, कुछ इस प्रकार है, देखें, a प्लस बी और इधर बना है c प्लस डी, लेकिन इसी के साथ इसके साथ इसकी मात्रा भी दिया हुआ है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। जैसे कि ये है क्या, जैसे उसमें का एक मैं समीकरण लेता हूं, आप उससे समझ जाएंगे। जैसे है N2 प्लस 3H2 और ये है 2NH3। तो आप देखें, A के स्थान पर ये N2 हो गया, और इसके पास कोई अंक नहीं है, तो इसके पास क्या है? 1। यहां पर B है, इसके पास हम संतुलित किए हैं, तो ये क्या हुआ है? 2, और इसके पास है 3। तो A क्या हो गया? इसके पास जो ये अंक है 1, और ये हो गया इसका, और C की जगह पे ये है। आप देखें, इसमें अगला नहीं है, नहीं तो वो D के स्थान पे होता, उस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे अभिक्रिया के लिए R का वैल्यू क्या होता है? जो A है, A यानी इसका 1, B है इसका 2, वो भागफल के रूप में आ जाता है, और इसका कुछ इस प्रकार दर समीकरण बनता है, माइनस, चूंकि ये A का हम ले रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, A हम है, तो A ले लेंगे 1/A dA अपॉन dt। क्लियर है बच्चों? ये जो इसका संतुलित करने वाला जो अंक है, यानी कि इसका जो ये मोल
ये दिया रहता है वो भागफल में रहता है, बराबर यदि हम b के विलुप्त होने का दर देखें तो ये भी अभी अभी कारक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/b। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस रूप में है तो -1/a, ये हो गया -1/b। और ये क्या हो जाएगा dB/dt बराबर, अब इसके आगे देखें, ये अब उत्पाद हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1/c, इसके आगे प्लस रहेगा क्योंकि ये क्या है उत्पाद है, और ये क्या हो जाएगा dC/dt बराबर, एक और रह गया वो कौन सा d वाला, तो मान लीजिए कि ये है ही नहीं, हम थोड़ा सा चूंकि इधर स्पेस नहीं है, तो आपका समीकरण क्या बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि जो इसके साथ संतुलित अंक है वो भागफल में जाता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों वो मात्रा को इंडिकेट कर रहा है, और यहां पर भागफल में क्यों आ रहा है, ये एक मन में प्रश्न बनता है, क्यों आखिर भागफल में लेते हैं। इसलिए बच्चों क्योंकि ये रेट है, और रेट हम इक्वल में तीनों का ले रहे हैं इसका। तो जैसे आप 10th में पढ़े होंगे कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, यानी कि यहां पे जो हाइड्रोजन की मात्रा लिए हैं नाइट्रोजन की मात्रा से दुगना लिए हैं, और आपको बराबर करना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको या तो H2 को हाफ लेना पड़ेगा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप 10th में ऐसे प्रश्न समीकरण वाला पढ़े हैं कि यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो, 4 गुनी हो, तो आप जब इक्वेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, या तो पिता की आयु में 1/, जो जितना गुना है उसको भाग कर दें, या तो पुत्र की आयु को ही हम उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देख रहे हैं कि इसको इक्वल में ही करना है, तो जो मल्टीप्लाई है वो हम भाग में ले रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समझ गए होंगे कि क्यों हम भाग में ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं आपके उस क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन हैं, एक मैं बताऊंगा और एक आप बनाएंगे। यदि एक अच्छे से समझ लिए तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम उसको बनाएंगे। क्यों ये भाग हुआ वो तो पता चल गया ना, जस्ट आप उस पर इमेजिन कीजिए ना कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है या 3 गुनी है, तो हम उस समय क्या करते थे, एक चीज करते थे, या तो पिता की आयु में हम जो गुना है उसको भाग कर देते थे, या पुत्र की आयु में हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते थे। बस वही यहां पे कंसेप्ट लागू हुआ है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन एक मैं बताऊंगा, एक आप अपने से उसको बनाएंगे और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है बच्चों, N2 + 3H2 और ये है 2NH3, और कहा जा रहा है कि निम्न समीकरण में नाइट्रोजन के विलुप्त होने का दर, यानी कि आप पहले आप लिखते हैं कि क्या चीज दिया है, क्या चीज ज्ञात करना है। तो अभी हम इसको वैसे ही रहने दे रहे हैं। इसका हम सबसे पहले देखते हैं दिया है, क्या दिया है, नाइट्रोजन के विलुप्त होने का दर, यानी कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने का दर क्या है, -dN2/dt
आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तथा हाइड्रोजन के विलुप्त होने का दर, फर्स्ट तो आपको ये फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट क्या करना है, आप हिंदी में न लिखकर बल्कि आप इसी रूप में लिखेंगे, ठीक ना। दूसरा करें हाइड्रोजन के विलुप्त होने का जब बात कह दिया तब वहां पे माइनस लगेगा और DH2 अपॉन DT आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये नहीं कि ये 3 है तो 1/3 कर दे, आपको ये फाइंड आउट करना है। उसके साथ अंक क्या है ये अभी मैटर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है कि कुछ दिया भी है इसमें। क्या चीज दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि जबकि अमोनिया के बनने का दर, यानी कि ये प्लस में कर सकते हैं DNH3 अपॉन DT, ये दिया हुआ है कितना 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बच्चों यहां तक तो क्लियर होगा ना कि कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहां पे कहा गया कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने का दर, आप हिंदी में लिखने से अच्छा है कि आप उसका जो मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके द्वारा आप क्वेश्चन को दर्शाएं। तो विलुप्त होने के दर, जैसे ही विलुप्त होने की बात कही जाए माइनस, और अभी आप इंस्टेंटेनियस रेट पढ़े हैं तो DN2 अपॉन DT ये आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया माइनस DH2 अपॉन DT, ये भी फाइंड आउट करना है क्योंकि अगला है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। इसको लिखते समय आपका जो स्टोइकियोमेट्री में आप यहां पर जो अंक है उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो संतुलित करने वाला पॉइंट है। DH2 ये हो गया और दिया हुआ है क्या, जबकि अमोनिया के बनने का दर इतना है, यानी कि DNH3 अपॉन DT बराबर इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको दर, अभिक्रिया का दर आपको समीकरण लिखना है। अभिक्रिया समीकरण के अनुसार दर सूत्र क्या बनेगा। आप दर सूत्र बना लेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, R बराबर, इसका पहले लिखेंगे, इसका यदि हम अंक देखें तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 न लिखें, 1 रहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस DN2 अपॉन DT। उसके बाद क्या है, अब देखिए यहां पर 3 है ना बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3 और क्या है DH2 अपॉन DT बराबर, ये अब उत्पाद है तो उत्पाद के संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 DH2 अपॉन, सॉरी H2 नहीं है NH3 है, NH3 अपॉन DT। ये आपका समीकरण के अनुसार फार्मूला बना। आप इसको ध्यान दो, बहुत आसानी से है बच्चों। देखो दर यानी कि रेट R लिखे, इसके बाद यहां पर कोई अंक नहीं है तो हम इसके आगे भी कोई अंक नहीं लिखे, अंक रहता तो लिखते, मान लीजिए 1 से दिक्कत है, हालांकि कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो इसके आगे भी नहीं लिखे, डायरेक्ट फार्मूला लिखे। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि अभिकारक है। आप इसके अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चन बनाना है
पहले आप इसको अच्छे से समझ लें। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखे, आप डायरेक्ट लिखे -dn2/dt बराबर, इसके आगे आप देखिए 3 लिखा है तो 1/3, माइनस में 1/3, माइनस क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, dH2/dt बराबर, बराबर क्यों लिखते जा रहे हैं? क्योंकि ये तुलनात्मक है, क्योंकि कभी भी किसी का रेट ले तो वो हमेशा बराबर रहेगा। आप जैसे 4 व्हीलर चला रहे हैं तो एक चक्के का जो स्पीड होगा वो चारों चक्के का होगा। ऐसा नहीं कि आगे वाले का स्पीड कुछ ज्यादा होगा तो पीछे वाले का कुछ कम हो जाए, क्या ऐसा होता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार है ये एक 4 व्हीलर है और इसमें मान लीजिए कि 3 चक्का वाली गाड़ी है, तो ये एक चक्के का जो स्पीड होगा वो तीनों का होगा। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक इसीलिए ये तीनों को बराबर, आप 4 व्हीलर से समझें कि या 3 व्हीलर से समझें कि एक चक्के का जो स्पीड होगा वही तीनों का होगा। ऐसा नहीं कि तीनों का अलग अलग स्पीड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये है, तो 1/3 dH2/dt, ये समीकरण तो आप बना सकते हैं ना। यदि इसका बनाए तो क्या होगा, जरा देखें तो, R बराबर 1/1, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -dN2/dt। चलिए इसको आप कर सकते हैं। अब आप ये समीकरण बना लिए तब तो आपका क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया। अब मैं इधर मिटा रहा हूं, ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप पहले से लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अभी वैसे ही रहने दे रहे हैं। अब आपको फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है क्या चीज, आप देखें, ये वाला ये दिया हुआ है। जो दिया हुआ है इसको आपको ज्ञात है ना, आइए दोनों ज्ञात करना है। तो आप एक तरफ इसको ले लें और एक तरफ इसको ले लें और समीकरण को हल कर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट के लिए मैं बना रहा हूं ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, आप देखें ये वाला ज्ञात कर रहे हैं, एक दिया हुआ है तो उससे हम तुलना कर देंगे, -dN2/dt बराबर, ये तो हम तीनों बराबर है, इसका मान ज्ञात है तो इसको हम ले लेते हैं, बराबर 1/2 dNH3/dt हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/2, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितने आसानी से आप ज्ञात कर लिए। इसका वैल्यू दिया है 0.5 और भाग देंगे तो ये क्या होगा, अब तो समझ गए, इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 0.25 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा फाइंड आउट करेंगे, ये आप स्वयं कर कीजिए। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, ये चीज इसके साथ तुलना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो DH2 देखिए, DH2 आप पहले समीकरण के, आप ये नहीं कि जो दिया है उसी के अनुसार कर दें, इसको देखें, इसकी तुलना हम इससे कर देंगे तो ये क्या दिया हुआ है, 1/3 -1/3 है, माइनस, आपको क्वेश्चन इसी से हल करना है, -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू, ये वाला ज्ञात है, इसको हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dNH3, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 NH3/dt है ना बच्चों। देखिए मेन यही है बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर भी यदि दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछें, या कहीं भी दिक्कत हो तो फिर से कहिएगा, फिर से इसको समझा देंगे, या रिवर्स करके देखिएगा, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं रहेगा। ये समीकरण बस बना लिए ना तो आपका क्वेश्चन हल हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए समीकरण बनाना कितना आसान है, जो इसके आगे लिखा हुआ है वो भाग कर देना है, बाकी तो मेन तत्कालिक दर का हम सूत्र देखें ये कैसे है, या d/dt या dN2/dt जो भी रहेगा। आपको वहां पे आपको लग रहा होगा कि R लिखे थे, R क्यों लिखे थे, इधर R था इसलिए R लिखे थे, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिखे, इधर अमोनिया है तो अमोनिया लिखे। अब देखिए आपको ज्ञात करना है ये वाला ना, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं कि माइनस dH2/dt बराबर, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 dNH3/dt। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, आप हल कर चुके हैं, कितना दिया है 0.5। इसको हल करेंगे तो कितना होगा 3 × 0.25 बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों 0.75 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बच्चों कोई समस्या तो नहीं, आप देखिएगा, यदि दिक्कत लगे तो आप जरूर बताइएगा, फिर से मैं इसको बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने छोटे प्रश्न में अब आपको कोई दिक्कत इसमें रह गई होगी। चलिए हम दूसरे प्रश्न का समीकरण बता देते हैं, आप जल्दी से उसको सॉल्व करके दीजिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसी पर कर रहा हूं, एक बार आप समझें। N2 है और यहां पर क्या है 2O2 और इधर है 2NO2 है ना बच्चों। ज्ञात करने में क्या कहा जा रहा है कि निम्न समीकरण में ऑक्सीजन के विलुप्त होने का दर, ऑक्सीजन के विलुप्त होने का दर यानी कि DO2/dt ज्ञात करना है। मैं दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये वाला। और फिर कहा जा रहा है विलुप्त होने का दर, ऑक्सीजन के विलुप्त होने का दर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.25 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो नाइट्रोजन के विलुप्त होने का दर यानी कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने का दर तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने का दर, और यहां पर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने का दर पूछा जा रहा है। तो आपका दर समीकरण क्या बनेगा, जरा अपने से सोचिए। तो इसका दर समीकरण आपका कुछ इस प्रकार से होगा, इसके अकॉर्डिंग R = माइनस dN2/dt इक्वल टू -1/2 DO2/dt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि उत्पाद है 1/2 DNO2/dt हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन के विलुप्त होने का दर दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.25 और ज्ञात क्या करना है DN2। आप इन दोनों को ले लीजिए, आप देखने से ही डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो इसके बराबर ये है 0.25 है, तो 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 0.125 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और फिर कह रहा है कि DNO2, इसका और इसका तुलना कर दीजिए,
इसका निकल जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.25। तो बच्चों कोशिश रहे कि इसको भी जैसा ही ये क्वेश्चन बना वैसे ही आप इसको बनाने का प्रयत्न करें और आसानी से बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन आपके बुक में होगा तो भी आप उसको हल करें। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दर नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रेट, और उस पर आधारित आगे क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।